दोस्तों नमस्कार। आज का वीडियो नागरिक शास्त्र का एनसीईआरटी नोट्स लेंगे। इससे पहले 4 क्लास हो चुका है, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। आज हम लोग चालू करेंगे संघवाद से। संघवाद इसका मतलब है देश में एक से ज़्यादा स्तर के सरकारों का होना ही संघवाद है। हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं और केंद्र स्तर पर भी सरकारें हैं। पंचायती राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर है, नोट डाउन करेंगे। पंचायती राज तीसरा स्तर है। जब संविधान सभा ने सार्वभौमिक वरिष्ठ मताधिकार के सिद्धांतों को स्वीकृति दी तो सभा के सदस्य ए के अय्यर ने कहा था कि यह कदम आम आदमी और लोकतांत्रिक शासन की सफलता में गहरी आस्था का द्योतक एवं इस विश्वास पे आधारित है कि वयस्क मताधिकार के जरिए लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना ज्ञान दे लगेगी, आम आदमी के कुशल क्षेम जीवन स्तर सुविधा और बेहतर जीवन स्थिति का प्रोत्साहन देगी। नोट डाउन करेंगे। 1934 ईस्वी में भारत राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया 1934 में। दिसंबर 1946 में संविधान सभा गठित किया गया, दिसंबर 1946 में। नोट डाउन करेंगे। अब आगे चेक करेंगे संसदीय शासन पद्धति को। संसदीय शासन पद्धति में सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। शक्तियों का बंटवारा कैसे है? शक्तियों का बंटवारा संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग में है। एक तो विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि आते हैं। नोट डाउन करेंगे। विधायिका में ही जो हम वोट देते हैं हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि आते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानूनों को लागू कार्यपालिका करती है और शासन चलाने का काम न्यायालय की व्यवस्था को न्यायपालिका कहते हैं। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखेंगे मौलिक अधिकार। जी हाँ, मौलिक अधिकार काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मौलिक अधिकार वाला खंड संविधान, भारतीय संविधान का अंतर आत्मा कहलाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था इसके द्वारा दोहरा उद्देश्य है। पहला, हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके, और दूसरा ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया जाता है। मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में एक खंड नीति निर्देशक तत्व का भी है। संविधान सभा के सदस्य ने यह खंड इसलिए जोड़ा था ताकि और ज़्यादा सामाजिक और आर्थिक सुधार लाया जा सके। नोट डाउन करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे लेंगे मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्यों को 1976 में संविधान में जोड़ा गया। हर माता पिता का संरक्षण 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे को पाल पोषण, शिक्षा और अवसर प्रदान करना, यह कर्तव्य 2002 में संविधान में जोड़ा गया था। वर्तमान में मौलिक अधिकार 11 है। कितने हैं? वर्तमान में मौलिक अधिकार 11 है। नोट डाउन करेंगे। अब देखेंगे धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। भारतीय संविधान में यह कहा गया है कि भारत राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा। हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्य को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों का ख्याल रख सकता है। कोई धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए। नोट डाउन करेंगे। कुछ और पॉइंट, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को ना दबाए। अपने ही मतलब एक तो दूसरे का धर्म को नहीं दबाएंगे और अपने धर्म को भी नहीं दबाएंगे। राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा, किसी स्टेट में ये धर्म चलेगा, और ना ही लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता को छीनेगा। जिसको जो धर्म अपनाना है वो अपना सकते हैं। भारतीय राज्य की बागडोर ना तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथों में है और ना ही राज्य किसी एक धर्म का समर्थन देता है। काफी नोट डाउन करेंगे। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता का दूसरा तरीका हस्तक्षेप की नीति है। इसका मतलब है कि सभी धर्म की भावनाओं का सम्मान करने और धार्मिक क्रियाकलाप को दखल न देने के लिए राज्य की खास धार्मिक समुदाय को कुछ विशेष छूट देता है कि विधायिका किसी भी धर्म और राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती है। विधायिका किसी भी एक धर्म को ज़्यादा प्राथमिकता भी नहीं दे सकता है। नोट डाउन करेंगे। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का विभिन्न सदस्य अपनी आखिरी बैठक संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नोट डाउन करेंगे। 24 जनवरी 1950 और अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फरवरी 2004 में फ्रांस में एक कानून बनाया गया। इस कानून में प्रावधान किया गया है कि कोई भी विद्यार्थी
इस्लामिक बुर्का, यहूदी टोपी या बड़े-बड़े ईसाई क्रॉस जैसे धार्मिक अथवा राजनीतिक चिन्हों या प्रतीकों को धारण करके स्कूल में नहीं आएगा। फ्रांस में रहने वाले उन अप्रवासियों ने इस कानून के लिए काफ़ी विरोध किया। वो मुख्यतः अल्जीरिया के, ट्यूनीशिया और मोरक्को आदि उन देशों में आए थे, जो पहले फ्रांस के उपनिवेशक थे। पहले वो क्या थे? फ्रांस के उपनिवेशक थे। 1960 के दशक में फ्रांस में मजदूरों में कमी आ गई। उन समय इन प्रवासियों ने फ्रांस में आकर काम करने के लिए वीज़ा यानी कि प्रवेश पत्र दिए गए थे। इन अप्रवासियों को बेटियां स्कूल में अक्सर सिर पे रुमाल बांधकर जाती थी, लेकिन इस नए नियम के कानून होने के बाद उन्हें सिर पे रुमाल बांधने के कारणों को उन्होंने निकाल दिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, ये तो सबको ही जानते हैं। 1855 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए, उन्हें बजट पे चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना भी चाहिए। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधि की व्यवस्था को मंजूरी भी दी। 2004 के आम चुनाव में पहली बार पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल हुआ। 2004 में इस चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल से लगभग 1500 पेड़ों की रक्षा हुई, क्योंकि मतपत्रों की छपाई के लिए इन पेड़ों को काटने के लिए 8000 टन कागज बनाना पड़ता है। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रतिनिधि सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु होता है। सहमति का मतलब चाहे वह स्वीकृति और लोगों की हिस्सेदारी क्यों ना हो। अब देखते हैं हमारा संविधान से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमारा संविधान सन 1946 में एक संविधान सभा बनाई गई, जिसमें 389 लोग थे। कितने लोग थे? 389 लोग थे। 1946 में ये बनाई गई, जो भारत के हर प्रांतों से आए थे। कुछ लोग जिनके नाम थे सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, ए बी कामत भी थे, जो नोट डाउन करेंगे, ए बी कामत भी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस सभा के अध्यक्ष थे। इस सभा के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की एक प्रारूप समिति भी बनी थी, जिसका संविधान लिखने का काम था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इस समिति सदस्य के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? अम्बेडकर थे। और संविधान सभा के कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। इनसे क्वेश्चन आ भी चुका है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद ही अपने देश में लोगों द्वारा चुनी गई सरकार का शासन शुरू हुआ। इसलिए हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। उन्होंने दलित के लिए अलग से निर्वाचन की मांग की, जिसके फलस्वरूप विधानमंडलों में दलित के स्थानों में आरक्षित कर दिया गया। नोट डाउन करेंगे। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें आवश्यकता पड़ने पे संशोधन एवं परिवर्तन किया जा सकता है। मूल संविधान के 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, वर्तमान में अनुसूची का संख्या 8 के जगह 12 हो गई है। नोट डाउन करेंगे, 12 हो गई अनुसूचियां, काफी नोट डाउन करेंगे। भारत का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत ना होकर निर्वाचित होकर, इसलिए भारत में गणराज्य कहा गया है। ऐसा नहीं, वो भारत एक प्रजातांत्रिक देश है। वंशानुगत मतलब ट्रेडिशनल पापा तो उसका बेटा राज करेगा, ऐसा नहीं है। यह निर्वाचित होकर आए, यह गणराज्य है। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा की। पूरा विश्व 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाएगा। 10 दिसंबर को भारत में मानवाधिकार की रक्षा के लिए 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन किया गया, राष्ट्रीय मानवाधिकार का। अब देखेंगे मौलिक अधिकार से कुछ पॉइंट को लेते हैं। मौलिक अधिकार के रूप में हमारे 6 अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। नोट डाउन करेंगे। समानता का अधिकार, संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म स्थान, स्त्री पुरुष, विशेष जाति या किसी धर्म का ना होने के आधार पर सार्वजनिक जगहों जैसे दुकान, होटल, सिनेमा घर में जाने से रोका नहीं जा सकता है। यह समानता का अधिकार है। इसी प्रकार सरकारी नौकरी में भी सभी को समान अवसर प्राप्त किया गया है। छुआछूत को अपराध घोषित किया गया है। सेना अथवा विद्या संबंधी उपाधि अस्पृश्यता, नोट डाउन करेंगे। दूसरा अधिकार को हम लोग देखेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार। लोग स्वतंत्र है। भारत के सभी नागरिकों को विचार एवं अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। आप अपना विचार को बोलने के लिए स्वतंत्र हो। शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। समिति या यूनियन बनाकर अपने अधिकारों के लिए लड़ने का भी उनको छूट है। कहीं भी आने जाने, रहने एवं बसने का भी छूट है। स्वतंत्र हैं आप। अपना इच्छा के अनुसार रोजगार करने का भी स्वतंत्रता है। दोष सिद्धि से संरक्षण, जीवन जीने का भी
निजी स्वतंत्रता उसे प्राप्त है संविधान से। नोट डाउन करेंगे। शिक्षा का अधिकार वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 ए में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार से जोड़ दिया गया, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य है। इस अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 आरटी पारित किया गया। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन ऑप्शन थर्ड को लेंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें चेक करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार को। शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को तय नियत से कम मजदूरी या खराब परिस्थिति में जबरदस्ती काम करने को मजबूर नहीं किया जा सकता। नोट डाउन करेंगे। 14 वर्ष के कम आयु के बच्चे से मजदूरी नहीं कराई जा सकती है। बंधुआ मजदूर पे रोक है, क्योंकि इस प्रथा में मजदूर के इस मौलिक अधिकार का हनन होता है। आगे देखेंगे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, काफी इंपॉर्टेंट है। भारत में सभी को अपने धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्रता, किसी को भी व्यक्तिगत रूप से अपने रीति रिवाज का पालन करने से नहीं रोका जा सकता है। सभी को अपने धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करने का स्वतंत्र रूप से वो स्वतंत्र है। नोट डाउन करेंगे। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, इस पॉइंट को लेंगे। भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का भी अधिकार है। जिस धर्म या समाज के लोग कम संख्या में हैं, उन्हें भी कुछ विशेष अधिकार प्राप्त है। उन्हें अपने समाज में शैक्षिक संस्थाएं खोलने और अपनी भाषा एवं संस्कृति को आगे बढ़ाने का भी अधिकार है। जी हाँ, इसलिए आप देखते होंगे माइनॉरिटी स्कूल होता है, जी अल्पसंख्यक स्कूल्स होते हैं। संविधान उपचार का अधिकार, कहीं पे यदि मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो सीधे उच्चतम या उच्चतम न्यायालय में मुकदमा करने का भी अधिकार मौलिक अधिकार है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखेंगे मौलिक अधिकारों पे रोक क्या है। देश में बाहरी आक्रमण, युद्ध अथवा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकालीन लागू किया जा सकता है। आपातकाल के दौरान राष्ट्र हित में नागरिकों को कुछ मूल अधिकार स्थगित भी किए जा सकते हैं आपातकाल के समय। अब देखेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम, यह 2005 को लागू हुई थी। 2 मई 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 संसद में पारित किया गया, जिसे 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली और अंततः 12 अक्टूबर 2005 को कानून जम्मू कश्मीर को छोड़ के पूरे देश में लागू किया गया। इसी के साथ सूचना की स्वतंत्रता विधेयक 2002 निरस्त कर दिया गया है। नोट डाउन करेंगे। अब देखेंगे मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य से कुछ पॉइंट को लेंगे, उसके बाद केंद्र और राज्य शासन की व्यवस्था को चेक करेंगे। मौलिक कर्तव्य को 1976वें संविधान में जोड़ा गया। हर माता पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के अपने बच्चे या अपने पाल्य को शिक्षा की अवसर प्रदान करे, यह कर्तव्य 2002 में संविधान में जोड़ा गया। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। अब चेक करेंगे केंद्रीय और राज्य शासन की व्यवस्था को। संविधान में विषयों की सूची चेक कर लेंगे। संविधान में विभिन्न विषयों की 3 सूची में बांटा गया है, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्रीय सूची क्या है? इस सूची के विषय पे निधि कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है, जिनसे कुछ प्रमुख विषय है जैसे कि रेल, जल परिवहन, हवाई जहाज, राष्ट्रीय राजमार्ग, बैंक, विदेशी मामले, स्मारक, रक्षा, संचार, डाक एवं तार आदि। ये कौन केंद्रीय सूची में है? राज्य सूची में है। इस सूची में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषय के लिए जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकार की होगी। और समवर्ती सूची, इस सूची में वन एवं कृषि आदि ऐसे विषयों को रखा गया है जिनके बारे में केंद्र और राज्य सरकार दोनों संयुक्त रूप से फैसला लेंगे। और एक नोट डाउन करेंगे, वन और कृषि, ये समवर्ती सूची के अंदर ये व्यवस्था किया गया है। अब देखेंगे सरकार के अंग, राज्य और कार्य का क्या है। व्यवस्थापिका संसद है, विधानमंडल, राज्य इनका विधानमंडल है, कार्य है कानून बनाना। कार्यपालिका केंद्रीय मंत्रिपरिषद, इनका राज्य राज्य मंत्रिपरिषद, कानून लागू करना। नोट डाउन करेंगे। न्यायपालिका उच्चतम न्यायालय, न्यायपालिका उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं कानून पालन करना। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। न्यायपालिका का केंद्र उच्चतम न्यायालय है और राज्य उच्च न्यायालय है, कानून का पालन करना। अब देखेंगे सांसद, पार्लियामेंट के बारे में। संघ केंद्र की व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं। नोट डाउन करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केंद्र की व्यवस्थापिका को ही हम सांसद कहते हैं। सांसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है देश के लिए कानून का निर्माण करना। भारतीय संसद राष्ट्रपति को 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर होता है। नोट डाउन करेंगे।
अब देखेंगे लोकसभा संसद का निम्न सदन है। हर चुनाव क्षेत्र में एक सदस्य चुनकर लोकसभा में आते हैं। लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, जिसमें राज्य मतदान द्वारा निर्वाचित 530 सदस्य होते हैं। केंद्र शासित क्षेत्रों के मतदाताओं के द्वारा निर्वाचित 20 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 20 सदस्य हैं। 1952 से लेकर 2020 के बीच भारत सरकार की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 अतिरिक्त सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, जिसे 104वें संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा जनवरी 2020 में समाप्त कर दिया गया था। आज लोकसभा में कुल सीटों की संख्या 550 है। कितना है? 550 है, जो कि पहले 552 थी। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखेंगे योग्यताएं। भारत का नागरिक हो, वो मतदाता सूची में उनका नाम हो, 25 साल से अधिक आयु उनका ना हो, किसी सरकारी लाभ के पद पे वो ना हो, पागल या दिवालिया ना हो। लोकसभा का कार्यकाल क्या है? लोकसभा का सदस्य 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति इसके पहले भी लोकसभा को भंग कर सकते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति इसे भंग भी कर सकते हैं। नोट डाउन करेंगे। अब देखेंगे अधिवेशन। लोकसभा के अधिवेशन साल में 2 बार अवश्य होने चाहिए। दोनों अधिवेशन के बीच 6 महीने का अंतर नहीं होना चाहिए। नोट डाउन करेंगे। अब राज्यसभा से कुछ पॉइंट को देखेंगे। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। राज्यसभा, इसके सदस्यों की संख्या अधिकतम 250 हो सकती है। इनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। चूंकि इनका चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं होता है, इसलिए इस प्रकार का चुनाव को अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। राज्यसभा का सदस्य वही व्यक्ति हो सकता है जिनकी आयु 30 वर्ष का हो, उससे अधिक हो। शेष योग्यता वही होती है जो लोकसभा के योग्यता है, लेकिन आयु 30 वर्ष का होना चाहिए। परंतु कोई भी व्यक्ति एक ही समय में संसद दोनों सदन का सदस्य नहीं बन सकते। दोनों में से किसी एक का उनको सदस्य बनना पड़ेगा। नोट डाउन करेंगे। अब देखेंगे राज्य सदस्यों का कार्यकाल। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का है। इसका 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष के बाद अवकाश ग्रहण करते हैं और उनके स्थान पे नए सदस्य चुन के आते हैं। इस प्रकार राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, इसलिए इसे स्थायी सदन कहते हैं। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। राज्यसभा के पदाधिकारी, इनको चेक करेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति यह राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करते हैं। जब सभापति उपस्थित नहीं रहता, उनके स्थान पे उप सभापति कार्य करते हैं। नोट डाउन करेंगे। राज्यसभा के पदाधिकारी और उप राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। नोट डाउन करेंगे। अब देखेंगे बैठक, जो अधिवेशन होता है। राज्यसभा का वर्ष में 2 बार अधिवेशन बैठक होना आवश्यक है। एक बैठक और दूसरी बैठक के बीच 6 महीना का अंतर नहीं होना चाहिए। अब देखेंगे कानून निर्माण की प्रक्रिया। कानून कैसे लागू किया जाता है? जिस विषय पर कानून बनाना होता है उसका प्रस्ताव तैयार किया जाता है, उसे विधेयक कहते हैं। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद विधेयक कानून बन जाता है। साधारण विधेयक लोकसभा या राज्यसभा में से किसी में भी पहले पेश किया जा सकता है। इस विधेयक को कोई भी मंत्री पेश कर सकता है। साधारण विधेयक 3 चरणों में पारित होता है, जिसे 3 वाचन कहते हैं। जो 3 चरणों में वो होते हैं उसे हम 3 वाचन कहते हैं। अब देखेंगे धन विधेयक, काफी इंपॉर्टेंट है। धन से संबंध रखने वाले विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। राज्यसभा में उन पर केवल चर्चा होगी। क्या होगी? सिर्फ केवल चर्चा होगी। राज्यसभा केवल 14 दिन के लिए धन विधेयक को अपने पास रख सकती है। कोई वित्तीय विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा स्पीकर अध्यक्ष द्वारा होगा। नोट डाउन करेंगे। कोई वित्तीय विधेयक, कोई कानून है वित्त से रिलेटेड, वो धन विधेयक है या नहीं है, इसका डिसाइड कौन करेगा? लोकसभा का स्पीकर करेंगे। भारत का राष्ट्रपति को चेक कर ले। संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। वो भारत का प्रथम नागरिक भी होते हैं। वह भारत के 3 सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति भी होते हैं। समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त है, परंतु वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री एवं उनकी मंत्री परिषद में निहित है। नोट डाउन करेंगे। रियल, वर्चुअल तो राष्ट्रपति है, रियल शक्तियां प्रधानमंत्री और उनके मंत्री परिषद में निहित है। राष्ट्रपति देश का औपचारिक प्रधान होता है। नोट डाउन करेंगे। राष्ट्रपति का चुनाव, इनसे कुछ रिलेटेड पॉइंट को लेते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव एवं निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है, जिनमें संसद के दोनों सदनों का निर्वाचन सदस्य, राज्य की विधानसभाओं तथा दिल्ली के
और पांडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं को निर्वाचित सदस्य सम्मिलित किया गया। दिल्ली और पांडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित क्षेत्र को भी शामिल किया गया। अब देखेंगे राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर त्यागपत्र देने पर पद रिक्त हो जाती है, वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। ये क्वेश्चन रिटर्न में आ चुका है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किन्हें देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। इसके अतिरिक्त यदि राष्ट्रपति संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं तो उसे संसद के द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया लगा करके इसे हटाया भी जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया भी जा सकता है। इसे हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। अब देखेंगे राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता क्या क्या चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु हो, वो किसी भी लाभ के पद पे ना बैठा हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता है। नोट डाउन करेंगे। अब देखेंगे नियुक्ति संबंधी शक्ति क्या क्या है इनके पास। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। नोट डाउन करेंगे। प्रधानमंत्री के सलाह पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। किनके सलाह पे? प्रधानमंत्री का। तथा उनके विभागों का बंटवारा भी करता है। राष्ट्रपति राज्यपाल, उच्चतम व उच्चतम न्यायालयों का न्यायाधीश की भी नियुक्ति करता है। निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्त भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति मृत्यु दंड, अन्य दंड प्राप्त व्यक्तियों को क्षमा भी कर सकते हैं। दंड को कुछ समय के लिए स्थगित और परिवर्तित भी कर सकते हैं। ये राष्ट्रपति के हाथ में इतना सा पावर होता है। नोट डाउन करेंगे। अब देखेंगे आपातकालीन की शक्तियां क्या होती है। युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रपति आपातकालीन लगा सकते हैं। राज्य के संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लग सकता है। वित्तीय संकट के समय वित्तीय आपात भी लग सकता है। अब देखेंगे उपराष्ट्रपति, इनसे कुछ पॉइंट देखेंगे। इनका भारत के उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। उपराष्ट्रपति को लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर चुनते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति है। नोट डाउन करेंगे। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उनके स्थान पे कार्य करते हैं। उपराष्ट्रपति स्वेच्छा से अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है अथवा राज्यसभा के प्रस्ताव पर लोकसभा की सहमति से इसे हटाया भी जा सकता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यता क्या क्या चाहिए? दोनों का योग्यता तो सेम हो। वह भारत के नागरिक हो, 35 वर्ष का हो, उनका किसी भी लाभ पे ना हो, राज्यसभा का सदस्य बनने का भी उनको योग्यता रखता हो। नोट डाउन करेंगे। अब देखेंगे प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। जी हाँ, प्रधानमंत्री के सुझाव पर राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सदस्य की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को हटाने अथवा नए मंत्री बनाने की राष्ट्रपति की संतुष्टि करता है। सभी मंत्रियों का लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है, नहीं तो 6 महीने के अंदर ही संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होना पड़ेगा। मंत्री परिषद के कार्यों पे संसद नियंत्रण करती है। यदि मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री ठीक से काम ना करे तो उसे लोकसभा द्वारा हटाया भी जा सकता है। इन्हें हटाने के लिए लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। अब न्यायालय का कुछ पॉइंट देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, यह देश का सर्वोच्च अपील न्यायालय है, अपीलीय न्यायालय है, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। इनका निर्णय देश में सभी न्यायालयों को मानना होता है, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उच्चतम न्यायालय कहते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय अपील का अंतिम न्यायालय है। नोट डाउन करेंगे। लास्ट है, भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षण भी करती है। यदि संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध है तो उच्चतम न्यायालय उस कानून को असंवैधानिक घोषित करके रद्द भी कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षण व उनके प्रावधानों का व्याख्या भी सर्वोच्च न्यायालय करते हैं। अब देखेंगे न्यायाधीशों की योग्यता क्या होना चाहिए। भारत का नागरिक हो, वह किसी उच्चतम न्यायालय में, हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश यानी कि जज के पद में कार्य कर चुका हो, या उच्चतम न्यायालय में 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो, यानी एडवोकेट हो, या भारत, नोट डाउन करेंगे, एडवोकेट 10 साल का हो या जज 5 साल का हो, या भारत के राष्ट्रपति की दृष्टि से कानून की विशेषता प्राप्त हो, उनको एक विशेष भारत के दृष्टि से उनको कानून का कुछ स्पेशल राइट्स प्राप्त हो। कार्यकाल, प्रत्येक न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष तक की आयु में होता है, अपने पद पर कार्य कर सकते हैं। नोट डाउन करेंगे। अब देखेंगे हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के बारे में, हाई कोर्ट के बारे में पॉइंट को लेते हैं। उच्चतम न्यायालय राज्य के शीर्ष न्यायालय होते हैं। भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है। उत्तर प्रदेश
में उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थित है। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है? इलाहाबाद में। कार्यकाल प्रत्येक न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पे काम कर सकते हैं। नोट डाउन करेंगे, हाई कोर्ट का जो जज है वो 62 और सुप्रीम कोर्ट का 65। जी हाँ। अब देखेंगे कार्य, इनका कार्य मौलिक अधिकारों का रक्षा करना, अधीनस्थ न्यायालय के आय विवादों पे कानूनों के अनुसार फैसला लेना, जो कि डिस्ट्रिक्ट जज से जो भी केसेस जाते हैं उन पे उनका विचार करना, जनहित याचिकाओं पे फैसला सुनाना, अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण और पर्यवेक्षण करना। नोट डाउन करेंगे। अब देखेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में। जिला न्यायालय, जिला न्यायालय हर जिले में होता है जो कि दीवानी और फौजदारी मामले की सुनवाई करता है। जिला न्यायालय उस राज्य के उच्च न्यायालय के अधीनस्थ होता है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। एक लोक अदालत, इनको भी देखते हैं। लोक अदालत क्या है? वो विषय और क्षेत्र जिनमें लोक अदालतें विवाद सुलझाई जाती है, जैसे वाहन दुर्घटना मुकदमा, पेंशन संबंधी मुकदमा, समझौता युक्त फौजदारी मुकदमा, बिजली, गृह कार्य, गृह ऋण, उद्योग और बैंक संबंधित मुकदमा, भूमि अधिग्रहण संबंधी मुकदमे, विवाह, पारिवारिक मुद्दे, उपभोक्ता संबंधी जैसे कंज्यूमर कोर्ट, ये लोक अदालत में आते हैं। अन्य कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेंगे। फौजदारी मामले ऐसे अपराध जो मारपीट से संबंधित है, मारपीट, चोरी, डकैती, मिलावट, कारण रिश्वत लेना, खतरनाक दवाई बनाना, ये सब फौजदारी मामले हैं। दीवानी मामले जमीन जायदाद झगड़े, मजदूरी, मालिक के बीच मजदूरी के झगड़े, किसी के बीच पैसे का लेन देन, व्यापार आदि के झगड़े में हम लोग दीवानी कह सकते हैं। परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के तहत विभिन्न राज्यों में परिवार न्यायालयों का गठन किया गया है, जहाँ पे वो दोनों फैमिली मतलब हस्बैंड वाइफ का जो विवाद है उन पे उनको फैमिली न्यायालय में ही उसको सबसे पहले सुनवाई होती है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत भारतीय उपभोक्ता को संरक्षण भी दिया जा सकता है। 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका व्यवस्था लागू की थी। इसके प्रारंभ करने का श्रेष्ठ जस्टिस पी.एन. भगवती को जाता है। स्वतंत्र न्यायालयिका लोकतंत्र का तीसरा महत्वपूर्ण आधार है। वही व्यक्ति विधानसभा में चुनाव लड़ सकता है जो कि 25 वर्ष या उससे अधिक के आयु का हो। विधानसभा के सदस्य को विधायक या एमएलए कहते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा दशसनीय विधानमंडल का निचला सदन है। इनमें 403 निर्वाचित सदस्य तथा राज्यपाल द्वारा मनोनीत एक आंग्ल भारतीय सदस्य भी होते हैं। नोट डाउन करेंगे। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 100 सदस्य होते हैं और इसमें से 38 सदस्य विधानसभा द्वारा, 36 संसदीय संसद द्वारा, 8 शिक्षक द्वारा, 8 स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं। 10 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं। नोट डाउन करेंगे। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में 100 मतलब है 100 सदस्य होते हैं, इनमें से 38 सदस्य विधानसभा द्वारा, 36 सदस्य स्थानीय संस्थानों के द्वारा, 8 शिक्षकों के द्वारा और 8 स्नातकों के द्वारा निर्वाचित होते हैं। विधान परिषद के सदस्य अपने बीच में से किसी एक को सभापति और एक उप सभापति भी चुनते हैं। उत्तर प्रदेश का विधानसभा भवन लखनऊ में स्थित है। अब देखेंगे गठबंधन। गठबंधन तो काफी आजकल फेमस हो रहा है। इसका मतलब समूह या दलों को तत्कालिक गठजोड़ से होता है। गठबंधन शब्द का इस्तेमाल चुनाव के बाद किसी भी दल को बहुमत न मिलने की स्थिति में बनने वाला गठजोड़ से किया जाता है। केंद्रीय सचिवालय की 2 मुख्य इमारतें हैं। इनमें से एक का नाम है साउथ ब्लॉक और दूसरा का नाम है नॉर्थ ब्लॉक। इनका निर्माण 1930 के दशक में हुआ था। नोट डाउन करेंगे। दोस्तों आगे का वीडियो में हम लोग रॉयल एक्ट को लेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है राजद्रोह एक्ट, न्यायपालिका के कार्य, इन सबको लेते हुए एक्सप्लेन करेंगे। चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर एंड डिजिटल क्लास कंटेंट दोनों को कंबाइनली कर लेंगे। इस बार का सीटेड स्मूथली ट्रिकी वे मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट पे आप निकालोगे। सीटेड का बनना है राजा। सब्सक्राइब करें सीटेड राजा। जय हिंद, जय भारत।